हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय पर मैं मेंस के GS1 पेपर को करवा रही हूँ अपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। और इससे पहले अभी 3 क्लासेस हो भी चुकी हैं, जिसमें कुछ मेजर चीज़ें करवा भी दी गई हैं। आगे की जो चीज़ें हैं, टॉपिक्स हमारे दूसरे, उनको भी अभी इस वीडियो में आज कवर कर लिया जाएगा। और अभी 3-4 क्लास और रहेंगी, जिसमें आर्ट एंड कल्चर रहेगा, क्योंकि उसके बाद में फिर मेडिवल भी करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और सोसाइटी, ये सभी पार्ट भी इंक्लूड किए जाएंगे इसमें। और जब GS1 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में GS1 की ही टॉपर्स की जितनी भी कॉपियाँ होंगी उनको करवाऊंगी। इससे ये लिंक भी हो जाएगा कि GS1 में मैंने अपने नोट्स में आप लोगों को क्या कराया है, और जो टॉपर्स अपने नोट्स में जो लिख रहे हैं अपनी कॉपीज़ में जाके, उसमें क्या है। तो इसी तरीके से हम करेंगे। जब GS1 कंप्लीट करेंगे तो GS1 के टॉपर की कॉपी और GS1 के PYQ भी 2018 से लेके 2024 तक, इसका सॉल्यूशन, इस तरीके से GS1 हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऐसे GS2, 3, 4 इन सब के साथ में किया जाएगा। तो हमको बहुत सारा कंटेंट भी हमारे पास आ जाएगा और एक हमारी डेवलप हो जाएगी थिंकिंग कि कैसी अप्रोच रख के आंसर राइटिंग करी जाती है। ठीक है, चलिए आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, क्योंकि बौद्ध धर्म के बारे में क्वेश्चन बहुत बनता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए यहाँ पे अभी आप। ठीक है, इसमें मैंने इंट्रो में ये लिखा है, कृषि अर्थव्यवस्था विस्तार के परिणाम स्वरूप तथा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के दावों के विरोध में 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में बौद्ध धार्मिक संप्रदाय का जन्म हुआ। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है, जब एग्रीकल्चर ग्रो कर गया था और उस समय पे ये था ना, बहुत ज़्यादा ब्राह्मणवाद ये सब चल रहा था, उस तो क्या हुआ, गंगा के घाटी में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। क्योंकि उनका ये था कि वह स्थानीय भाषा में पहली बात तो लोगों को बता रहे हैं, धर्म कांड, पूजा पाठ, आडंबर, बलि कर, ये सब चीज़ें कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं थे बौद्ध धर्म में। उनका सिर्फ ये था कि आप अहिंसा को अपनाइए, किसी को नुकसान मत कीजिए, धर्म से अपना जुड़ाव रखिए। तो ये सब चीज़ें थी, तो लोगों का झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ आया और इन्होंने जो कुरीतियाँ व्याप्त थी समाज की, उनका विरोध किया, उनके मुद्दों को बाहर लाया, वर्ण व्यवस्था के प्रति ये सब चीज़ें करी। तो इससे बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैंने लिखा है यहाँ पे, धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में बौद्ध धर्म ने कालांतर में भारतीय दर्शन को समृद्ध करने के साथ साथ भारतीय कला एवं स्थापत्य पर भी गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, तो जब बौद्ध धर्म आ गया तो इसने क्या हुआ, एक तरीके से धार्मिक सुधार आंदोलन चल गया कि जो व्याप्त थी कुरीतियाँ, उन सभी को हटाना है और हर एक निचले तबके का भी उत्थान करना था। तो इससे क्या हुआ कि जो भारतीय दर्शन शास्त्र था हमारा, वो और ज़्यादा डेवलप हो गया। ठीक है, और उसके हमें जैसे कल्चर पे भी दिखाइए, जैसे बौद्ध धर्म से लेके मैंने अभी पढ़ाया था आपको मथुरा कला, गांधार कला, तो ये सब एक आर्ट एंड कल्चर में ही जाके बौद्ध की चीज़ें उतर रही हैं ना, कि उनके संदेशों के माध्यम से चीज़ों को प्रचारित किया जा रहा है। अशोक काल में कितना प्रचार प्रसार हुआ, उनके अभिलेखों से अभिव्यक्ति होती है बहुत चीज़ों की। तो इन सब चीज़ों में बौद्ध धर्म का बहुत प्रोमिनेंट हो गई थी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम इसकी प्रभाव देखेंगे कि किस तरह से इसने भारतीय दर्शन पर प्रभाव डाला था बौद्ध धर्म ने। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय दर्शन पर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव है। ठीक, पहला पॉइंट इसमें है उदारता एवं जनतांत्रिक मूल। ठीक है, बहुत ही लिबरल तरीके से चीज़ें बताई और जो जनता के लिए मतलब प्रभावी हो, उनके हित में हो, वो बातें कहीं जाती नहीं। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग, जो कि आपको पता है कि 8 मार्ग बताए थे कि चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है, सबकी मदद करो, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब चीज़ें जो थी, ये अष्टांगिक मार्ग के इनके सिद्धांत थे। अहिंसा और जीव मात्र हेतु दया भाव, त्रिपिटक में शांतिपूर्ण व्यवस्था। ठीक है, अहिंसा सर्वोपरम धर्म था इनका। ठीक, और जीवों के लिए हत्या मत करो, उनके लिए उन पे दया दिखाओ, ये सब चीज़ें। वर्ण व्यवस्था की आलोचना कर दी, क्योंकि इनका मूल उद्देश्य था समाज का हमें उत्थान करना है, जो कुरीतियाँ व्याप्त है उनको हमें हटा देना है हर तरीके से। विवेक, तर्क आधार पर सांसारिक समस्या का निवारण। ठीक, ये अपने जो उपदेश होते थे तो उन्होंने इतना ज़्यादा वो मतलब इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें बताते थे कि वो आप उनको उनको थे ना, अकाट्य होती थी चीज़ें, आप उनको काट भी नहीं कर सकते कोई तर्क वितर्क देके कि आप उनको काट दें, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। ठीक है, पंचशील का सिद्धांत था इनका,
इच्छा लालसा नियंत्रण से निर्वाण की प्राप्ति, कि आप जो भी इच्छाएं हैं और ये जो मन में होती हैं इन सभी से कैसे मुक्ति पाई जाएगी उसके बारे में था। क्षणभंगुरता का सिद्धांत था, शून्यवाद और विज्ञानवाद, ये सब इनके सिद्धांत थे। ठीक है, तो ये आपको इसमें मिल जाएंगे। और अगर आप जब भी हम आंसर बनाइएगा तो प्लीज़ हो सके तो अपनी आंसर राइटिंग इन्हीं फ्लो चार्ट के थ्रू ही करिएगा, कि जैसे मैंने काफ़ी पॉइंट्स को किस तरीके से शॉर्ट वे में यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, तो ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा, पूरा पूरा पैराग्राफ बन के ग्रंथ दूसरा मत लिख दीजिएगा। ठीक, इस पर बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे, जैसे हम पहले तो हमने दर्शन पर प्रभाव पढ़ लिया, अब हम देखेंगे स्थापत्य कला पर क्या प्रभाव पड़ा था बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है मूर्तिकला विकास क्रम में बुद्ध प्रतिमा का निर्माण। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था गांधार कला, मथुरा कला के बारे में, मथुरा शैली के बारे में, कि वहाँ पे किस तरीके से बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाती थी और उसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता था कि कौन सी किस शैली की बनी हुई है। तो चित्र जो मूर्तिकला हुई उसमें सबसे पहले बौद्ध को प्रस्तुत किया गया। ठीक, उनका निर्माण होता था। जैसे कुषाण काल में कनिष्क की जो मूर्तियाँ थी उसमें बौद्ध का अंकन किया गया था। मौर्योत्तर काल में गांधार, अमरावती, मथुरा कला विकास, जो चीज़ बताई है मैंने। अशोक के एकाश्म स्तंभ बौद्ध उपदेश, जो अभिलेख थे ना अशोक के जो कई जगह पे मिले हुए हैं, उनमें देखिए बौद्ध धर्म की चीज़ों से जुड़ी हुई उपदेश थे। और इन्होंने तो श्रीलंका में और कई बहुत सारे देशों में अपने पुत्र पुत्रियों को भेजा और ख़ुद भी गए, सब चीज़ों का प्रचार प्रसार किया। ठीक, बुद्ध अवशेषों पर स्तूप निर्माण। ठीक है, आप स्तूप का निर्माण देखते हैं, सांची में हो गया, भरभूत में, पिपरहवा में, अमरावती में। तो ये सब चीज़ें जो स्तूप हैं उनके अवशेषों पर बनाए गए, तो ये भी एक स्थापत्य का विषय हमारे लिए है। मौर्योत्तर गुप्त काल में चैत्य विहार की स्थापना। ठीक है, जैसे बराबर की गुफाएं, कर्ण चौपर की गुफाएं अशोक और अशोक ने बनवाई। अच्छा, वो तो चलो अजीबों के लिए हो गई, लेकिन इन्होंने चैत्य विहार भी काफ़ी बनवाए थे। जैसे बुद्ध जब गए थे, प्रसेनजित ने दिया था, और आम्रपाली एक थे, उन्होंने भी दिया था। कई विहार इनको मिले थे। उसमें पुव्वाराम करके एक नाम था, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब लेकिन इन्होंने काफ़ी मतलब मिलते थे। उदयन ने दिए थे। ठीक, गुफा स्थापत्य में अभियांत्रिकी कौशल व भित्ति चित्रकला। ठीक है, भित्ति चित्रकला के उदाहरण आपको अजंता एलोरा से देखने को मिल जाएंगे, जो जातक कथाओं पे भी है। ठीक है, नालंदा मूर्तिकला का विकास, कांस्य मूर्ति निर्माण की कला, ये सब इनके स्थापत्य पर प्रभाव देखे गए हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो ये भी आप इसको कवर कर लीजिएगा यहाँ से, इसको देख के अच्छे से और नोट जरूर साथ में बनाइएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे वास्तुकला प्रगति में बौद्ध और जैन धर्म का योगदान। कि मतलब वास्तुकला में जैसे बौद्ध और जैन इन दोनों ने क्या उस पर योगदान किया है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके इंट्रो बॉडी में ये लिखा हुआ है, 5वीं से 14वीं शताब्दी में हिंदू वास्तुकला के साथ ही बौद्ध और जैन वास्तुकला में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। एलोरा की गुफा से तीनों धर्म के स्मारक साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंट्रो में ये बताया, जो वास्तुकला की बात किए हैं, तो मैंने यहाँ पे ये बताया है कि 5वीं से जो 14वीं शताब्दी थी, तो उसमें जो हिंदू वास्तुकला थी, पहले तो सिर्फ हिंदुओं का चलता था, लेकिन बाद के समय में हिंदुओं के साथ साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये भी उभर कर आए। ठीक है, तो इनका भी योगदान बहुत दिखता है वास्तुकला में। ठीक, जैसे कि एलोरा की गुफाएं आप देखेंगे तो वो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके योगदान के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट दूसरे तरीके से फ्लो चार्ट को यूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ही जैसा डायग्राम, एक ही जैसा फ्लो चार्ट सब जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल वेरिएशन के आने चाहिए। कि कहाँ पे अगर 3 पॉइंट लिखना है तो ट्राइंगल बना के लिख सकते हैं, 4 वो ड्रॉ करना है तो एक स्क्वायर बना के लिख दिया, या फिर काफ़ी पॉइंट है तो क्लाउड बना के ऐसे लिख दिया। तो आप देखेंगे खुद ही मेरे नोट्स में कि मैंने किस तरीके से बहुत सारे फ्लो चार्ट का यूज़ किया है, मैप का यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बौद्ध धर्म का योगदान देखेंगे जो स्थापत्य के क्षेत्र में है हमारे यहाँ पे। ठीक है, पहला है बादामी, खजुराहो, कन्नौज से 2 धर्मों के अवशेष। ठीक है, तो बादामी के चालुक्य हो गए, कन्नौज जहाँ पे हर्षवर्धन था, तो यहाँ से इन धर्मों के अवशेष की प्राप्ति होती है। धर्मपाल के द्वारा गंगा उपजाऊ मैदान में साम्राज्य की स्थापना,
ठीक है, जो पाल वंश का शासक था नहीं, धर्मपाल, जिसने विक्रमपुर शिला महाविहार बनवाया था। तो इन सब में देखेंगे कि उसने एक साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। ये भी हमारे लिए स्थापत्य की तो चीज़ें हैं जो हमें बौद्ध और जैन धर्म से मिल रही हैं। ठीक, नालंदा में मठीय विश्वविद्यालय में अनेक मठों का संकुलन, ठीक है, वहाँ पे कई मठ भी बनवाए गए। नालंदा की गजकारी पत्थर कांस्य मूर्ति निर्माण की कला, ठीक है, जो नालंदा बनवाया गया था, तो इसमें इन सब विविधाओं का यूज़ किया गया था। मध्य भारत जैसे देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी, ग्वालियर, इन सब में जैन मंदिर हैं। देखिए खजुराहो का जैन मंदिर चालुक्य और राष्ट्रकूट इन सब ने बनवाए थे, और चंदेरी के मंदिर हैं, देवगढ़ के मंदिर हैं, ये सब मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और भारतीय मूर्ति कलात्मकता यहाँ से देख तो स्थापत्य में मिलता है हमें। ठीक है, जो ये बताए थे ना शैलियों के बारे में, जो बुद्ध की मूर्तियाँ बनी, तो बुद्ध धर्म से तो आके होके आई हैं। और आप जैन मंदिर वो देखेंगे माउंट आबू में है, जो एग्जैक्ट नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा, जिसको विमल शाह ने बनवाया था, वो सफ़ेद संगमरमर का है, तो वो जैन धर्म का ही मंदिर है। ठीक है, जैसे माउंट आबू मंदिर है ये जो, वो मुझे एग्जैक्ट वो नाम अभी लर्न नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उसको मैं, बट ये याद है कि हाँ उसको विमल शाह ने ही शायद बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी में बौद्ध मठ, तो ये सब क्या है, ये बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड स्थापत्य कला के क्षेत्र की चीज़ें थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक शास्त्रीय संगीत। ठीक है, कि क्लासिकल म्यूज़िक से अगर क्वेश्चन बनता है तो हम उसमें क्या लिखेंगे। सबसे पहले इसके इंट्रो में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या बात कही जा रही है। सबसे पहले इसको इंट्रो को अच्छे से समझेंगे। भारतीय संगीत की प्राचीन परंपरा सामवेद से आरंभ हुई। ठीक है, जैसे हमारे 4 ग्रंथ जो हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसमें जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित है। ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है। ठीक, और इसमें आगे ये बताया गया है जिसके मंत्र संगीतबद्ध रूप से गाए जाते हैं। सम्यक गीत इति संगीतम, अर्थात ध्यानपूर्वक या एकाग्र चित्र से गाए गए गीत को ही संगीत कहते हैं। ठीक है, अगर शास्त्रीय संगीत से लेके क्वेश्चन आएगा तो इसके इंट्रो बॉडी में हमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैंने जो शास्त्रीय संगीत थे हमारे, मैंने इसका एक क्लासिफिकेशन कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, जैसे ही मैंने इसका संगीत का क्लासिफिकेशन किया, कर्नाटका शैली और हिंदुस्तानी शैली, तो चीज़ें बताई, मैंने एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया जिसमें मैंने हिंदुस्तानी शैली को नॉर्थ के पार्ट में और कर्नाटक शैली को साउथ के पार्ट में दिखा दिया। तो इससे आंसर क्या होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास छोटा डायग्राम, छोटा सा स्पेस बच रहा है, तो अगर हम छोटा सा ड्रॉ कर भी ले रहे हैं तो ये हमें कोई पनिशमेंट हमको नहीं दिला देगा कि हमारे कोई मार्क्स कट जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो इनको जितना ज़्यादा यूज़ करिए, ये उतने ही ज़्यादा आपके लिए स्कोरिंग साबित होंगे। ठीक, अब मैंने इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताया है कि इसको 2 तरीके से बांटा गया, हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटका शैली में। अब हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि इनके बीच में क्या भिन्नताएँ थी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे हिंदुस्तानी शैली के बारे में। हिंदुस्तानी शैली कहाँ पे थी, उत्तर भारत में थी। ठीक है, नॉर्थ पार्ट में। इसमें मिश्रित शास्त्रीय संगीत को, जो कि प्राचीन मध्यकालीन परंपरा से मेल से बना था। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे शास्त्रीय संगीत था, जो पुराना मध्यकाल की परंपराएं रही हैं उनसे मैच करता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी लोग आए हैं बाहर से, यहाँ की चीज़ों से उनका जुड़ाव रहा। ठीक है, मिश्रित शैलियाँ उत्पन्न हुई, जो कुछ हुआ तो उनका ज्ञान हमारे यहाँ आया, हमारे यहाँ का जो ज्ञान था उसी से मिक्स हुआ, तो नई चीज़ों का प्रादुर्भाव होता रहा उससे। ठीक है, हिंदुस्तानी शैली में क्या होता था, भाव प्रधान शैली है कि अगर कुछ भी उस शैली में कुछ भी चीज़ बनेगी तो उससे एक फीलिंग आपको पता लगे कि वो क्या कहना चाह रही है हमसे। ठीक है, राग सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाता है। तो जो शास्त्रीय संगीत है, जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत जो है, उसमें जो राग के सिद्धांत होते हैं, ठीक है, उसका बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है। क्योंकि आप जब देखेंगे संगीत, उसमें बहुत ध्यान देते हैं कौन से राग पे गा रही हैं, तो इनका बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे। और जो संगीत है देखो घरानों पे होता है, जैसे बनारस घराना है कि लखनऊ घराना है। ठीक है, ये इसकी शैलियाँ होती हैं। गीत में नैतिक निर्माण पर जोर दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है तेजी से ताली के साथ गायन।
तो जो शास्त्रीय संगीत है, जो आप उसको डांस करते हुए देखेंगे, तो जब भी डांस करते हैं साथ में ताली का भी यूज़ करते हैं। स्वरों में रेंज और लचीलापन होता है। समय सीमा का पालन किया जाता है कि सुबह शाम गाने के लिए अलग अलग राग, जैसे होता है ना कि भोर में गाए जाने वाले कौन राग हैं, शाम में कौन से गाएंगे, जैसे तोड़ी राग बोलते हैं, टप्पा शैली हो गई संगीत की, तो ये कौन सा टाइम, शायद बहुत तोड़ी राग शायद सुबह के समय पे गाते हैं। तो ऐसा रहता है कि टाइमिंग अलग अलग रहती है। ठीक, अभी तो हमने हिंदुस्तानी शैली पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे कर्नाटका शैली के बारे में। कर्नाटका शैली साउथ इंडिया में थी, बाह्य प्रभावों से वंचित थे। ठीक है, अब उत्तर भारत में क्या हुआ, बाहर से लोग आए हैं तो उसमें मिक्सअप, लेकिन साउथ इंडिया तक नहीं पहुँचे थे वो लोग। तो साउथ इंडिया में जो भी मिक्सचर है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो बाह्य प्रभाव उसमें कोई भी नहीं पड़ा है, वो वहाँ की स्थानीय शैली से ही बनी है। ठीक, इसमें क्या है, बौद्धिक और आध्यात्मिक शैली थी ये। राग सिद्धांतों के प्रति निर्देशों का पालन किया जाता था। विकास मुख्यतः आचार्यों और देववासियों द्वारा होता था। जैसे होता ना कि जिसमें मंदिर में देवदासियाँ होती थीं, आप देखेंगे तो अभी तो ये कॉन्सेप्ट नहीं रह गया देवदासियों वाला, लेकिन पहले देवदासियों का बहुत चलन था। कई मूवीज़ भी इन सब चीज़ों पे बनी हुई हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो ये सब थे इनके लिए देवदासियाँ रखी जाती थी। ठीक है, घरानों में गुरु शिष्य परंपरा के तहत विकास किया जाता था। ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा चलती थी ना, जैसे अभी हमारे यहाँ पे ये कि जैसे विष्णु महाराज हैं, इनके गुरु कौन हैं, उनके गुरु कौन हैं। ठीक है, तो ये अभी अब रिसेंट में एक लोग हैं, वो कथक उसका शास्त्रीय संगीत के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड वाइट हाउस में भी उन्होंने गाया है। ठीक है, तो इससे पहले तो उनके भी पता ना इनके गुरु कौन हैं, तो ये गुरु शिष्य एक परंपरा चली आ रही थी। इसमें ध्वनि की तीव्रता नियंत्रित होती है, कंठ स्वरों पर ज़्यादा बल दिया जाएगा, यानी कि जो भी इसमें कर्नाटका शैली में होगा तो उसमें ऐसा कि जो भी स्वर हो वो कंठ पे ज़्यादा केंद्रित रहने चाहिए, और उच्च शुद्धता पर ध्यान दिया जाता था। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटका शैली के बीच में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे इसके इंट्रो बॉडी में यहाँ लिखा गया है, नृत्य विचारों या भावनाओं को व्यक्त करने या आनंद लेने के उद्देश्य से आमतौर पर संगीत के साथ लयबद्ध तरीके से होने वाली शरीर की गति है। ठीक है, अब शास्त्रीय नृत्य क्या है, नृत्य तो हम किसी गाने पे ही करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि नाचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो संगीत के साथ ही जो हमारी शारीरिक अभिव्यक्तियाँ होती हैं कि उसकी धुन पे जिस तरीके से हम करें, तो वही तो हमारा नृत्य है। ठीक है, और भीमबेटका की गुफा, हड़प्पा सभ्यता में मिले साक्ष्यों से नृत्य कला विकास के स्रोत प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हक्कासे की नर्तकी मिली थी हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदाड़ो से नर्तकी मुद्री, वो डांसिंग पोज में ही थी एक तरीके से, कमर पे हाथ रखे हुए। और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भी जो भित्ति चित्र हैं उसमें भी डांसिंग के वो प्रमाण मिलते हैं। तो ये हमें बता रहे हैं कि डांस जो चलता रहता है ये अभी का नहीं है कि अभी से डांसिंग सबका चल रहा है, वो शुरू से ही परंपरा रही है कि वो शास्त्रीय संगीत के तौर पर इनको एक अभिव्यक्ति पहले से मिली हुई थी। ठीक, अब शास्त्रीय संगीत की बात है तो हमको पता है कि कुछ हमारे फेमस शास्त्रीय संगीत हैं। अब उसके लिए मैंने क्या किया, एक फिर से छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे लिख भी दिया चित्र करके कि ये किस चीज़ का चित्र है, तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में। अब कथा है कि कथक हमारे उत्तर प्रदेश में होता है, तो उत्तर प्रदेश की एरिया में कथक दिखा दिया। सत्रिया उड़ीसा साइड, असम साइड है, और ये ओडिसी उड़ीसा में, मणिपुरी नृत्य, कुचिपुड़ी आंध्रा में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, मोहिनीअट्टम, कथकली ये सब केरला और इधर रेंज में है। तो ये जो हमें पता है कि कौन से लोकेशन में, तो हमने छोटा सा एक मैप बना के इसको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे इसके डायग्राम के थ्रू हमें पता लग गया कि हम किन डांस के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, अब नृत्य कला के उद्भव के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक दूसरा फ्लो चार्ट यूज़ कर लिया है। अब इसका पॉइंट है पाषाणकालीन गुफा चित्र पर साक्ष्य। ठीक है, अब उद्भव की बात कर रहे हैं ना कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। ठीक, तो इसमें भीमबेटका की गुफा और नचना कुठार की के बारे में बता दिया, नचना कुठार मंदिर कि वहाँ पे हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में नाचती स्त्री की कांस्य मूर्ति यहाँ से पता लगता है।
भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। देखिए अभी प्रीलिम्स के लिए अगर आपने आय दृष्टि पढ़ी होगी तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र और वो वेद व्यास का जो था वेद व्यास का जो उसमें रहा था, तो उसको पांडुलिपियों को उसमें रजिस्ट्री जो होती थी यूनेस्को के रजिस्टर्स उसमें शामिल किया गया था। तो आपको यहाँ से वो याद क्लिक करना चाहिए कि हाँ इसमें हमने प्रीलिम्स टाइम पे आय दृष्टि में ये पढ़ा था। ठीक, वो उनकी जो बुक ली गई थी ना वो नाट्यशास्त्र, वो बुक ये शास्त्रीय नृत्य पर ही आधारित थी। ठीक, वैदिक काल में नई भावना और प्रस्तुतियों की विविधता में समृद्धता, इसके बारे में बताया गया। ठीक, रामायण काल में रास और लास्य शैली का महत्व। ठीक है, कि कौन सा रास है, इसमें रासलीला जैसे बोला जाता था, कि कौन सी लास्य शैली है, इन सब चीज़ों को महत्व दिया गया था। बौद्ध काल, ठीक है, नृत्यकारों की सामाजिक प्रतिष्ठा, जैसे मैंने अभी आम्रपाली का भी जिक्र किया था कि जो वो बौद्ध और विहार के बारे में बता रही थी कि इनके लिए बौद्ध विहार दिए थे, तो उसमें एक आम्रपाली थी जो नगर वधू करके इनको बोला जाता था। तो इन्होंने भी एक उन बुद्ध जी को अपने एक विहार दिया था कि उसमें आप रहिए। ठीक है, तो ये नृत्यकार, ये भी एक नर्तकी ही थी। इनके लिए बता रहे हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा उनको प्राप्त थी। ठीक है, अभी के काल में तो जैसे नाचने गाने वालों को क्या बोला जाता है, तो पहले ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं था। गुप्तकालीन मालविका अग्निमित्रम और वीर विक्रमो और वशितियम में नर्तकी का नृत्य। ठीक है, ये कालिदास की दोनों रचनाएं हैं और उसमें जो कॉन्सेप्ट था, मतलब जो मेन का इनके रोल प्ले थे, मालविका अग्निमित्रम, जिसमें एक मालविका होती है और अग्निमित्र, इन दोनों के प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। और विक्रमो उर्वशियम, जिसमें उर्वशी और विक्रम के बारे में से बात है, तो उसमें भी नर्तकी का वर्णन किया गया है कि वो लोग नर्तकी थी। तो इससे पता लग रहा है ना कि उस समय पे भी इन सब चीज़ों की बातें होती थी, कि उस समय से ही ये शास्त्रीय नृत्य चला आ रहा है बुद्ध काल से। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकाल में ध्रुपद गायन के ध्रुपद और ढामर शैली। अब जैसे मध्यकाल, अभी जो तानसेन थे, तो ये ध्रुपद शैली इन सभी राग में, और जो राग होते थे इन सब गायन में बहुत माहिर थे। तो इसमें पता चला है ना कि मध्यकाल समय पे ही इन सब चीज़ों के बारे में तब से पता था। ठीक है, अब शास्त्रीय नृत्य के बारे में एक अलग तरीके से फ्लो चार्ट बना दिया मैंने, सारे शास्त्रीय नृत्य लिख दिए यहाँ पे। कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम, सत्रिय, मणिपुरी, भरतनाट्यम और ओडिसी। तो मुझे पता चल गया इतने से शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, अब मैंने इनको क्या किया, जो भी थे उनको ऐसे डायग्राम के थ्रू बता दिया। एक तो मैप के थ्रू यहाँ पे थोड़ा सा बताया था कि कहाँ कहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट फ्लो चार्ट के माध्यम से भी बता दिया। तो इससे दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैप तो छोटा सा बन जाता है, उसको भी ऐसे लोकेशन वाइज दिखा देंगे और ऐसे एक डायग्राम भी बना देंगे हम। ठीक है, अब हम अगर मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि शास्त्रीय नृत्य, जो भी भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में वर्णन कीजिए, तो हमें पता है 7-8 दिन नृत्य हैं, तो उनके बारे में भी 2-2, 3-3 पॉइंट हम लर्न कर लेंगे। तो इससे हो सकता है कि अगर मान लो पूछ लिया तो हमारे पास पॉइंट्स हैं, हम उसको कर सकें वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला नृत्य है भरतनाट्यम। इसमें क्या होता है, नर्तकी एकल प्रस्तुति देती है और उसमें अनेक भूमिकाएं होती है। ठीक है, जैसे एक सिंगल परफॉर्मेंस में वो अनेक तरीके से सब चीज़ों को दर्शाती है कि क्या उसके रोल हैं। मूलतः ये तमिलनाडु में होता है। देवदासियों द्वारा मंदिर प्रांगण में देवताओं को समर्पित होता था। तो मैंने बताया ना देवदासियों के बारे में, तो ये लोग मंदिरों में नृत्य करती थी, तो वो देवताओं के लिए समर्पित था। एक गायक, एक बांसुरी वादक, मृदंगम वादक, वीणा वादक और करताल वादक, ये सभी इसमें होते हैं। नेक्स्ट है कथकली, ये मूलतः केरला से है। धार्मिक और सामाजिक रंगमंचीय कला के रूप में उत्पन्न होता है। जैसे आप कथकली देखेंगे तो खूब रंगा पुता एकदम मुंह होता है, स्कर्ट जैसा खूब बड़ा सा घेरे वाला पहनते हैं, तो वो एक सोशल लेवल पे होता है। और रंगमंच से होता है ना, कलाकारी मंच प्रस्तुति अपनी देते हैं, उसमें एक धार्मिक अभिव्यक्ति भी होती है उनसे चीज़ों की, कि वो उनके धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों के संदेशों को भी प्रसारित करते हैं, तो ये कथकली में होता है। ठीक है, अभिनय का मिश्रण होता है क्योंकि उसमें गायन भी है, डांस भी है और एक्टिंग भी की जाती है। ठीक है, और जो महाकाव्य हैं उनकी कथाओं का नाटकीकरण, जैसे रामायण है तो उसके बारे में रामायण का वो प्रस्तुत करके दिखाएंगे, महाभारत होगा महाभारत के तौर पे प्रस्तुत करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन उसमें बना था, क्या क्या किया जा रहा था, तो इसको नाटक के थ्रू भी दिखाते हैं। नेक्स्ट है कथक। ठीक है,
कथक की उत्पत्ति कैसे? कथा से हुई है, अर्थात कहानी। ठीक है, दंत कथा, पौराणिक कथा, महाकाव्य, उपकथा, विस्तृत वर्णन। जो कथक में होता है ना, तो जो पौराणिक कथाएं होती हैं, उपकथाएं होती हैं, महाकाव्य होते हैं, उन्हीं का वर्णन किया जाता है इस डांस के थ्रू में। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक परंपरा के रूप में शुरू हुआ था। तो स्टार्टिंग में तो बिग बेसिक कल्चर दिखाने के लिए इसको शुरू किया गया था। इसका उद्भव उत्तर प्रदेश तथा मुस्लिम संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, तो लखनऊ में जैसे आप देखेंगे तो कथक से रिलेटेड भातखंडे बना हुआ है यहाँ पे, मतलब वो तो पूरी यूनिवर्सिटी है संगीत की और डांस की। तो ये इससे ही पता चला। और मुस्लिम के बारे में आपको पता ही है कि ये लोग अवध से कितना ज़्यादा रिलेटेड थे। तो अभी भी आपको मुस्लिम लखनऊ में, मतलब अगर आप पुराने लखनऊ जाएंगे तो आपको काफ़ी मुस्लिम कल्चर दिखता है। ठीक है, तो एक जुड़ाव दिखाता है हमें कि उनकी संस्कृतियों को हमने कैसे सहेजा है, उसको एक अभिव्यक्ति दिलाई है। ठीक, नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुरी में क्या है? विस्तृत रंग पटल होता है, रास संकीर्तन और थंगता प्रसिद्ध रूप है इसके। ठीक है, और मणिपुरी रास नृत्य में क्या होता है? कृष्ण और गोपियाँ इसके मुख्य पात्र होते हैं। नेक्स्ट है ओडिसी। ठीक है, इसमें जो ओडिसी नर्तकियाँ हैं वो एक प्रेरणा को विषय वस्त्र पर उपलब्धता कराती हैं। ठीक है, रचनात्मक साहित्य से जुड़ी हुई जो चीज़ें रहेंगी, ठीक, उसी की अभिव्यक्ति वो नर्तकियाँ करती हैं। और इसमें विषय सूची में कविता शैली होती है और क्या होता है? नायक नायिका जो है भाव का एक गहन उदाहरण मिलता है और कृष्ण के लिए भक्ति के कार्य को ही ये दर्शाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। ये वैष्णव कवि एक थे सिद्धेंद्र योगी, उन्होंने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी की कल्पना हुई थी। ठीक है, यक्षगान आपको पता है कि कर्नाटका से संबंधित है, तो उसी से इन्होंने कुचिपुड़ी के बारे में कल्पना की थी। ठीक, नेक्स्ट है नृत्य में गायकों के अतिरिक्त संगत कलाकार। इसमें कुचिपुड़ी में क्या होता है ना, वैसे कोई जो परफॉर्मेंस उसमें सिंगल पर्सन आके कर रहा है, लेकिन कुचिपुड़ी में कई लोग मिलके करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ताल अभिव्यक्ति हेतु मृदगम वादक, सुरीला वाद्य संगीत, वायलिन या वीणा वादक, मंजीरा वादक, तो इन सभी का भी यूज़ किया जाता है। इतने सारे लोग होते हैं मिलके एक परफॉर्मेंस को कंप्लीट करवाते हैं। सत्रिया ये हमारा होता है असम में और ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। और शंकर देव जो कि वैष्णव धर्म से प्रसिद्ध थे, इनको असम का चैतन्य भी बोला जाता था, तो उन्होंने इसका प्रचार प्रसार कराया था। ठीक है, नेक्स्ट मोहिनीअट्टम। ये केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य है और इसका उद्भव केरल के मंदिरों से हुआ है और इसको डांस को केवल स्त्रियां करती हैं और ये देवदासी नृत्य से प्रेरित होता है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे वो थे हमारे डांस फॉर्म, उनके बारे में बता दिया गया है, उनकी क्या विशेषताएं रही हैं, वो भी सब चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट की गई हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे लोक नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य के बारे में रहा जब, तो यहाँ पे फिर से एक मैप ड्रॉ करके लोक नृत्य के जहाँ के जिस भी मतलब स्टेट में जो भी लोक नृत्य है उसको करके मैंने यहाँ पे दिखा दिया है उसके लोकेशन वाइज, और इसका क्लासिफिकेशन भी कर दिया जाएगा कि नृत्य दो तरीके से होता है, एक तो शास्त्रीय नृत्य होता है और एक लोक नृत्य होता है जो लोकल लेवल पे किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके इंट्रो बॉडी में हम पढ़ेंगे यहाँ पे किसी विशेष क्षेत्र में उस स्थान के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य लोक नृत्य कहलाता है। ठीक है, अब जैसे जो हमने उत्तर प्रदेश का कथक पढ़ा, तो कथक पूरे उत्तर प्रदेश की एक अभिव्यक्ति बता रहा है, लेकिन जो लोक नृत्य है उसमें भी हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य के नाम पे कई होंगे। जैसे अभी आपने देखे कर्मा नृत्य हो गया, नौटंकी होता है, रसिया, कर्मा, और वो जो सर पे वो पिंजरा रख के करते चरकुला। ठीक है, तो ये सब क्या है, लोक नृत्य की श्रेणी में आते हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक, जैसे महाराष्ट्र चले जाएंगे वहाँ पे लावड़ी हो गया, राजस्थान में कालबेलिया हो गया, तो ये वहाँ के अलग अलग हो गए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जैसे हमने केरला का पढ़ा कथकली, तो वहाँ पे सिर्फ कथकली ही पूरा, उसके लोकल लेवल पे भी कुछ ना कुछ डांस रहे होंगे। ठीक, तो यही चीज़ उसमें बताई गई है। इसकी विशेषताएं कि अगर पूछ लिया जाए कि लोक नृत्य की क्या विशेषताएं हैं, तो फर्स्टली ये एक समुदाय से जुड़ाव दिखाते हैं। अब जैसे मेरे यहाँ है जहाँ से मैं रहती हूँ,
वहाँ पे जब नई फसल ही कट के आती है तो उसको एक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों में, उससे मीठे पकवान बनाए जाते हैं। जब नया धान आता है या कुछ भी तो उसको पीटा जाता है, जब भी उसको निकाला जाता है तो पूजा की जाती है। तो एक लोकल वे में अभिव्यक्ति है तो उसकी की जा रही है, ठीक है। लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है इससे, और इसको कोई भी सामान्य व्यक्ति या कुलीन वर्ग द्वारा किया जा सकता है, ठीक। अब शास्त्रीय नृत्य तो उसमें पूरे ट्रेंड लोग हो जाते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी डांस कर लेता है, ठीक है। कोई विशेष नियम भी नहीं होता इनके लिए, संस्था या विशेष वर्ग द्वारा नियंत्रित भी नहीं होती हैं ये, ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों में इनका बहुत महत्व देखने को मिलेगा। अब जब किसी बच्चे का जन्म होता है या फिर उसका कुछ मुंडन संस्कार हुआ तो इन सब में अभिव्यक्ति की जाती है, इन सब डांस को करके। तो ये सब चीज़ें उसको इंडिकेट करती हैं, ठीक है। अधिकांश लोक नृत्य की पोशाक भी अनूठी होती हैं। आदिवासी लोक नृत्य आदिवासी लोक कथाओं से प्रेरित होते हैं। शादी, जन्मोत्सव, नया घर प्रवेश, अतिथि स्वागत, फसल कटान, इन सभी समय पे मतलब जब ये सब चीज़ें कुछ होती हैं तो उस समय पे लोक नृत्य करके उन सब चीज़ों को अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो आप हो सकेगा यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा गुप्तकालीन मूर्तिकला। हम लोग गुप्तकालीन चित्रकला भी पढ़ चुके हैं और गुप्त काल में जो मंदिर स्थापत्य कला था वो भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे है मूर्तिकला, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है, इसमें इंट्रो में ये कहा है, यद्यपि मूर्तियों के निर्माण संबंधी साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होने लगे थे, परंतु मूर्तिकला का विशिष्ट विकास गुप्त काल में हुआ, जहाँ मूर्तिकला में गांभीर्य, कामनीयता, लालित्य व माधुर्य के दर्शन होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये बताया गया है कि मूर्तियों के जो साक्ष्य थे हमको हड़प्पा टाइम से तो मिल रहे थे, लेकिन मूर्ति में जो नया एक इनोवेशन आया है कि एक अभिव्यक्ति, जैसे आप उसका चेहरा ही देखिए आप उसको बता सके कि क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या साक्ष्य उसके मिल रहे हैं। तो ये सब कहाँ से शुरू होता है, गुप्त काल से। तो गुप्त काल के समय से मूर्ति के क्षेत्र में भी एक अलग ही प्रगति हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे विशेषताएं कि गुप्त काल की मूर्तिकला की क्या विशेषताएं रही, देखिए यहाँ पे एक मैंने दूसरा डायग्राम फ्लो चार्ट यूज़ किया है, ठीक। अब इसकी विशेषताएं ये हैं कि प्रस्तर का प्रयोग किया गया, ठीक है, जिसको प्लास्तर बोलते हैं, और मूर्ति निर्माण गुफाओं में होता था, ठीक है। जैसे अजंता एलोरा की देखेंगे, लाल बलुआ पत्थर का यूज़ किया जाने लगा। मथुरा से जो मूर्तियाँ मिलेंगी आप उस बुद्ध मूर्ति, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि लाल बलुआ पत्थर का यूज़ किया जा रहा है। मुक्त एवं सहज निर्माण प्रक्रिया होती थी। बौद्ध जैन, वैष्णव, शैव के अलावा धार्मिक मूर्तिकला निर्माण, गैर धार्मिक मूर्तिकला निर्माण, ठीक है। अब ये बौद्ध जैन तो ऐसा तो था नहीं कि किसी धर्म विशेष को लेके ही बने थे, तो इससे चीज़ों को लेकर भी ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं। अब ललितपुर में मंदिर देखेंगे, सारनाथ, मथुरा, पाटलिपुत्र, यहाँ सब जो मंदिर मिलेंगे गुप्त काल से रिलेटेड हैं। यहाँ की मूर्तियाँ हम जो देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आध्यात्मिकता, जीवंतता, शारीरिक सौंदर्य, मानवीय हाव भाव, इन सब का चीज़ों का मिलता है साक्ष्य हमको, ठीक है। आप सारनाथ का धर्मचक्र परिवर्तन आप देखेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसको देख के ही आपको उसकी पावर का पता लग जाता है कि उसके मानवीय हाव भाव क्या है, ठीक है। कि वो उसका चेहरा देख के ही कि वो किस पोजीशन में दिखा रहा है, क्या चीज़ों को कहना चाह रहा है, उस मूर्ति से ही बहुत सारे मैसेजेस मिल जाते हैं, ठीक। और बाहुबली मूर्ति जैसे विशालकाय है जो चामुंडा राय ने बनवाई थी श्रवणबेलगोला में, तो ये भी आप देखेंगे कि जो जैन धर्म से संबंधित है वो मूर्ति बनवाई गई, तो वो भी इतनी विशालकाय मूर्ति है, चामुंडा राय ने उसको बनवाया था। तो ये भी गुप्तकाल से ही रिलेटेड है, ठीक। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई गुप्तकाल की मूर्तिकला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक भारतीय दर्शन, ठीक है। इसमें ये कहा जा रहा है इंट्रो बॉडी में, प्राचीन भारतीय साहित्य में दर्शन की लंबी परंपरा रही है, जिसमें दार्शनिकों ने जीवन और मृत्यु चक्र के रहस्यों के लिए विभिन्न मत प्रतिपादित किए तथा मनुष्य हेतु 4 लक्ष्यों की प्राप्ति बताया, ठीक। अब दर्शन जो हमारे यहाँ के थे, जो भारतीय दर्शन है
वो क्या है, एक तरीके से यही है ना कि जो हमारी पुराने दर्शन की परंपराएं रही हैं उसमें जो जीवन मृत्यु का चक्र है, जैसे हम इसमें इस पासे में फंसे हैं तो हमको अवगत कराया है चीज़ों से कि आप जो मृत्यु मृत्यु करते हैं ऐसा कुछ नहीं है, होना तो मृत्यु सबकी है, लेकिन इस चक्र में तो कम से कम ना फंसो, अपने जीवन को और भी चीज तरीके से देखो कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं। ठीक है। और मनुष्य के लिए लक्ष्यों की भी बात बताई। मनुष्य के लिए 4 लक्ष्य क्या बताए गए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये जीवन के 4 लक्ष्य बताए दर्शन के अकॉर्डिंग कि यही जीवन के 4 लक्ष्य हैं, बाकी तो सब धुआं धुआं है एक तरीके से। ठीक है। तो ये हमारे 4 लक्ष्य हो गए। अब इनके लिए विधा विचारधाराएं भी थी। ठीक है। अब विचारधाराएं की गई हैं दर्शन के शास्त्र में। तो दर्शन में जो विचारधाराएं रही हैं कुछ तो परंपरागत थी, ठीक, और कुछ धर्म के विरोध में थी। धर्म के विरोध में कौन थी? जैसे बौद्ध, जैन, चारवाक और लोकायत। तो ये तो धर्म विरोधी थे कि किसी का भी ईश्वर देवता ये सब कुछ भी मानते नहीं थे। ठीक है। और जो परंपरागत थी, ठीक है, जो रूढ़ियों परंपराओं से चली आ रही थी उसी पे एकदम अटल थी, उनमें क्या था? उनमें था सांख्य धर्म जो कि कपिल ने प्रतिपादित किया है, योग जिसे पतंजलि ने लिखा है, न्याय गौतम ने लिखा है, वैशेषिक कणाद ने लिखा है, मीमांसा जैमिनी का है, और वेदांत। अब देखिए वैसे तो मैं यहाँ पे लिख सकती थी कि दर्शन हमारे ये हैं, लेकिन साथ में मैंने इनकी रचयिता भी लिख दी है कि किसके द्वारा इनका तो ये भी हमारे एक आंसर को और अच्छा बनाता है। ठीक है। अब अगर आ गया क्वेश्चन हमारे पास कि जो भारतीय दर्शन है उसके पे प्रकाश डालिए, उन भारतीय दर्शन की जो है टॉपिक्स, मतलब उनको बारे में कुछ कुछ बताइए, उनका वर्णन कीजिए। तो हमारे पास भी कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि हमको पता रहे कि किस धर्म में क्या बातें कही गई हैं। ठीक है। सबसे पुराना जो दर्शन है वो सांख्य ही है। ठीक। सांख्य का शाब्दिक अर्थ होता है गिनना। ठीक। ज्ञान प्राप्ति द्वारा मुक्ति संभव। तो सांख्य दर्शन में ये बताया गया है कि जब आपको मुक्ति अगर आपको प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। ठीक। नेक्स्ट इसमें द्वैतवाद में विश्वास, इनका कॉन्सेप्ट था द्वैतवाद का, उसमें इनका विश्वास था। इसमें मुख्य अवधारणाएं क्या थी? प्रत्यक्षता, अनुमानता और शब्द। ठीक है। अन्वेषण की वैज्ञानिक प्रणाली को अपनाया गया कि जो आप रिसर्च करेंगे वो साइंटिफिक वे में होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रकृति तथा पुरुष वास्तविकता का आधार। उसके बाद में प्रकृति की विशेषताएं। तो इन सभी के बारे में सांख्य धर्म में बताया गया था, जैसे विचार, गति, रूपांतरण, ये सभी चीज़ों की विशेषताएं जो कि प्रकृति से रिलेटेड हैं, इसके बारे में सांख्य में बताया गया। नेक्स्ट है योग। योग जो था 2 मुख्य सप्तताओं का योग था। ठीक। नेक्स्ट इसमें बात कही गई है मानव योगिक तकनीकियों के शारीरिक प्रयोगों व ध्यान प्रयोगों कर मुक्ति प्राप्ति कर सकना। ठीक। इसमें यह बताया गया है कि योग क्या है। जैसे जो रामदेव बाबा योगा करा रहे, वही मतलब नहीं है कि सुबह योगा करना है, उसका मतलब एक शारीरिक प्रयोग तो कर रहे हैं कि उसको बॉडी में कर रहे हैं, बॉडी के लिए वो हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, लेकिन जो ध्यान करेंगे शारीरिक मुद्राओं के द्वारा उससे हमको मुक्ति भी मिलेगी। तो ये उसका एक मार्ग बताया गया था कि आप इस मार्ग से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। और पुरुष प्रकृति से पृथक हो जाता है। अब जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी आपको तो आप पृथक ही तो महसूस करेंगे, आप किसी चीज़ की वासना में तो डूबे रहेंगे नहीं, आप तो सबसे अपने आप को अलग मानेंगे। तो यही है कि वो पृथ्वी से अलग हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये बताया गया स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन, जैसे यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये साधन बताए गए थे कि आप किस तरीके से स्वतंत्र में महसूस करेंगे। और अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण इस कैसे पाया जाएगा, ये भी बातें योग में बताई गई थी। नेक्स्ट है न्याय। इसमें तर्कपूर्ण चिंतन पर बात की गई है। नेक्स्ट जन्म मृत्यु के रहस्यों को तर्कपूर्ण तथा विश्लेषणात्मक चिंतन द्वारा हल किया जाना है। ये बात भी न्याय के द्वारा न्याय दर्शन में कही गई है। निष्काम कर्म योग, श्रवण, उपमा जैसे साधनों से समस्या की जांच की जाएगी, कैसे निष्कर्ष निकलेगा, तो इस सब के बारे में भी न्याय से पता लगता है। सुनियोजित तर्क वितर्क तथा चिंतन पर बल, ये बात भी न्याय दर्शन से है कि कैसे तर्क वितर्क किए जाएंगे चीज़ों को लेके। कोई आपको कोई सिद्धांत दे रहा है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे कि ये राइट वे में है, अपोजिट वे में है, तो ये भी न्याय से पता लगता है। नेक्स्ट है वैशेषिक, जिसमें ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास बताया गया कि हाँ ब्रह्मांड नाम की कोई चीज़ है, तो उसमें उस पर बिलीव कराया गया कि हम जो बने हैं एक ब्रह्मांड था, उसमें पृथ्वी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें
वो मिलते हैं साक्ष्य। सभी तत्व जैसे कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश इन सभी से निर्मित ही है। ठीक है, तो इस दर्शन में बताया गया है कि जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है वो पंच तत्वों से हुआ है। अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया। परमाणु सिद्धांत विकास जो था उसका कॉन्सेप्ट भी यहीं से मिलता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई है उसकी यांत्रिक प्रक्रिया जो है उसके बारे में इसको बताया गया है कि जो अर्थ ब्रह्मांड का जो फॉर्मेशन हुआ है उसको अगर किसी दर्शन की बात की जाए तो वो वैशेषिक दर्शन में प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड के कर्म सिद्धांत के बल पर संचालित होती है। ठीक है, तो जो पूरा ब्रह्मांड है यहाँ पे कर्म सिद्धांत है, उसी के ऊपर ही इसका पूरा संचालन हो रहा है। नेक्स्ट है मीमांसा। मीमांसा में कहा गया है तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी करेंगे उसका एक तर्क को चिंतन होना चाहिए, विवेचना उसकी हुई होनी चाहिए और यूज़फुल होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बताया गया है इसमें संहिता तथा ब्राह्मण विशेषण पर केंद्रित, वेदों में शाश्वत सत्य निहित, इस सभी का तर्क दिया गया है कि जो वेद हैं वो शाश्वत सत्य हैं। मुक्ति अनुष्ठान, इन सब के बारे में बताया गया है। वेद द्वारा नियत सभी कर्तव्य पूर्ति करना, इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को वैधता, तो ये मीमांसा में कही गई है। मीमांसा दर्शन में ये सब बातें बताई गई हैं। वेदांत, वेदांत का ही जब शाब्दिक अर्थ है उसमें सीधे लिखा है कि वेद का अंत, वेद अंत। ठीक है, ये उसी शब्द से मिला है। और वेदांत क्या होते हैं, ये जो उपनिषद है हमारे 18, उसमें जो जीवन प्रणाली के बारे में बताया गया है उसकी स्वीकार्यता यानी कि उसको एक्सेप्टेबल बनाते हैं। कौन बनाता है? वेदांत के द्वारा। क्या है? उपनिषद, उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। ठीक, उसी में जो जीवन की प्रणालियों के बारे में बात कही गई है उसके बारे में इसमें एक उसको एक्सेप्टेबल कराया जा रहा है। इसका मुख्य उदाहरण है उसका बद्रायण का ब्रह्मसूत्र। ठीक है, तो बद्रायण की एक कृति है ब्रह्मसूत्र, उसमें ही वेदांत के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आत्मा तथा ब्रह्मा समान स्तर पर लाना तथा अविनाशी शाश्वत बताना। ठीक है, तो जो आत्मा है और ब्रह्म है इसको हम समान स्तर पे ले आएंगे और इसको अविनाशी और शाश्वत बताएंगे कि इसका विनाश नहीं हो रहा है, ये यथावत हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ये बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट है अद्वैत वेदांत का विकास। ठीक, नेक्स्ट इसमें है कर्म पुनर्जन्म सिद्धांत की मान्यता, तो वेदांत में ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना गया, ये प्रीलिम्स का भी फैक्ट है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट है चारवाक। चारवाक इसमें क्या था ना, मुक्ति प्राप्ति के लिए जो भौतिक दृष्टिकोण है इसी का ये मुख्य प्रतिपादक है। इसमें यह नहीं था कि आप पूजा पाठ करिए, उन्होंने कहा जो भौतिक सांसारिक चीज़ें हैं जो स्टिल दिख रही है, जो चीज़ें एक्सेप्टेबल है वही सत्य है, उसके अलावा उन्होंने कुछ भी सत्य नहीं माना। ठीक, उनकी जो अभिव्यक्ति थी वो लोक जीवन के प्रति थी कि जो चल रहा है मतलब खाओ पियो मस्त रहो, वो वाला इनका दिन वो था कि घी मांगना है तो उधार लेके खाने का मन है तो भाई उधार लेके खा लो, लेकिन खाओ ज़रूर। ठीक है, पृथ्वी के आचरण के सभी अलौकिक तथा द्रव्य कारक का खंडन कर दिया कि जो भी अलौकिक चीज़ें है देवी देवता वाला उसका सबका खंडन किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो है हम ही हैं और मतलब इसी चीज़ को मानो, और देवी देवता या इस सब कुछ चीज़ों के बारे में बिल्कुल खंडन कर दिया था इन सब चीज़ों का। मोक्ष प्राप्ति की अवधारणा के विरोध में तर्क कि ऐसा मोक्ष प्राप्ति के लिए तप करना होगा, वो करना होगा, इन्होंने कुछ नहीं माना कि ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट ब्रह्मा ईश्वर अस्तित्व का खंडन कर दिया। ठीक है, ईश्वर को ही इन्होंने खंडित कर दिया कि ईश्वर का ऐसा कुछ भी साक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट बताया ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव वस्तुओं के अस्तित्व पर विश्वास। ठीक, कि जो भी आपकी ज्ञानेंद्रियाँ आपसे कह रही हैं उन्हीं के अनुभव पर आप चीज़ों को विश्वास में ला सकते हैं और उनको उसी से पा सकते हैं। और इनका सिद्धांत था खाओ पियो मस्त रहो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घिवत पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कृता। ठीक है, तो वही है कि जो जीना है ऐसा सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम, मतलब घी अगर खाने का मन है तो उधार मांग के भी खाओ पियो। ठीक, तो कुल मिला के जीवन जिंदगी जीनी है, यही बात चारवाक में कही गई है। ठीक है, कल हम इसमें एक और क्लास लेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे भक्ति सूफी आंदोलन। ठीक, अभी के लिए इतना ही याद रखते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें अभी नहीं बचा है, जिससे अभी देख लेते हैं एक ओवरव्यू। भक्ति और सूफी आंदोलन अभी हमें पढ़ना है इसमें, और नेक्स्ट इसमें पढ़ना है
गुहा कला शैली, केव आर्ट के बारे में। और हाँ, 2 ही चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद कुछ PYQ के क्वेश्चन थे, वो उस टाइम पे मैंने इसमें लिखे थे, बट भी 2018 से लेके 24 तक के PYQ को मैं अलग से पूरे पेपर का ही एक आंसर, मॉडल आंसर लिख के उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें भी कुछ है, मतलब एक नेक्स्ट एक और क्लास ले ली जाएगी, उसमें हमारा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हमारा मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को देखिए, इससे अपने नोट्स बनाइए, और जो चीज़ें और भी फाइंड हो सके उनको भी बुलेट पॉइंट में लिखने का करिए। फ्लो चार्ट अच्छे से बनाइए, मैप का यूज़ कीजिए, अपने आंसर को और इफ़ेक्टिव बनाइए। इसी से हम अपने नंबर को और बढ़ा सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। और शॉर्ट नोट होंगे, उसका मल्टीपल टाइम हम रिवीजन भी कर पाएंगे, इससे तो चीज़ें और ज़्यादा रिमेम्बर होंगी। ठीक। और अब आप लोग ये करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर मत किया करिए, क्योंकि इस पर कुछ भी व्यूज़ नहीं आते हैं तो मूड ख़राब होने लगता है कि क्या वीडियो बनाने का मतलब है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा, अगर कोई एफ़र्ट कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत को आप लोग अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, और लोगों को बताइए कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है, इस पे उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, और मेरे को भी मोटिवेशन आ सके। ओके, तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।